So today we are going to start with these circuits now. Today AC circuits. हम लोग ने अब तक जो circuits पढ़े हैं वो DC circuits पढ़े हैं, in which a battery or a cell was connected across a circuit. Maybe a combination of batteries were also connected. And in these circuits, so far you have seen either a circuit consisted of resistances or maybe capacitors or maybe their combinations. But here in AC circuits, when a source, which is an AC source, is connected, the circuit may consist of three different elements. In the resistance and capacitance to थे ही, but here one third element also becomes important, and that is called as inductance, having inductance. So you have not seen the role of inductance in DC circuits, है ना? Why it was not having role in DC circuits, you will understand when you will learn about what is the role of inductors in AC circuits. तब आपको वो समझ में आ जाएगा कि inductors वहाँ circuits में क्यों नहीं थे हमारे पास. So we are going to take up some circuits where first of all these elements will be present with AC source individually, and then we'll take up some combinations of these elements in the circuits. Okay, and we wish to discuss कि जब हम ऐसे किसी एलिमेंट्स को सर्किट्स AC सोर्सेस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं जो कि एक अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो उस सर्किट में करंट्स कैसे फ्लो करती हैं. और क्योंकि EMFs जो है वो हमारी वो अल्टरनेटिंग नेचर्स की हैं, मतलब वो अपने स्टेट ऑफ जो स्टेट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMFs है, स्टेट ऑफ वेरिएशन है, वो बदलती रहती हैं. तो उसके साथ साथ करंट कैसे वैरी करती है ना? क्या वो साथ साथ वैरी करती हैं या EMF और करंट के वेरिएशन में कोई फर्क है? क्या वो सेम फ्रीक्वेंसीज के रहते हैं करंट एंड EMF, या उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं? ऑल दीज फैक्टर्स वी विश टू डिस्कस विद ईच एंड एवरी सर्किट. तो लेट अस बिगिन विद वन बाय वन. पहले हम एक इंडिविजुअल प्योर सर्किट्स की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर हो AC सोर्स के अक्रॉस. फिर देखेंगे फिर एक सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड हो. प्योर सर्किट्स, व्हेन आई से प्योर, दे आर आइडियल सिचुएशंस, है ना? केवल एक एलिमेंट हो एक ऐसा कंडक्टर हो जिसके पास इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है ना? या एक कैपेसिटर है और उसके पास रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा भी नहीं होता है. तो हम पहले एक सिचुएशन, लेट अस टेक अप आइडियल सिचुएशंस लेके चलते हैं कि सर्किट्स which have only these elements present in the circuits, how EMF and current have their behaviors in such circuits. This is what we want to study. Let us begin with. So this is the first circuit, and it is an AC circuit with a pure resistor. So I have shown a circuit here, a resistance, the resistance, the value is R, and we connected it to a AC source. इस सर्किट में अभी हम मान के चल रहे हैं कि और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है. देयर इज नो कैपेसिटर, मतलब नो कैपेसिटेंस, नो इंडक्टर्स, नो इंडक्टेंस आल्सो. सो ओनली प्योर रेजिस्टर इज इन द सर्किट. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए रेजिस्टर? यू नो, इट अपोजेस द करंट. उसमें से अगर करंट जाती है, जितनी भी करंट उसमें से जाएगी, अगर उसमें से कभी कोई करंट आई जाएगी तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है. मतलब वो रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम करता है, मे बी वो हीट में कन्वर्ट करता है, व्हाटएवर, है ना? तो जब उसमें से करंट जाती है तो वो उस पर जो एनर्जी खर्च होती है पर कूलम, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप. तो अगर एक रेजिस्टेंस में से करंट आई जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप इज I into R. दैट इज ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ सेज कि दैट व्हेनेवर अ रेजिस्टर कैरीज अ करंट, ए पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस. तो मैं यहां पर ये अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज ये जो EMF अप्लाइड है वो एक ऑल्टरनेटिंग EMF है, जिसकी वजह से इस सर्किट में एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है. तो आई विल बिगिन विथ कि मैंने एक EMF अप्लाई किया, उसकी इक्वेशन ये है, तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ करंट? और एल्स मैंने यहां जो शुरू किया वो ऐसा किया कि लेट दिस इज द करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, देन व्हाट शुड बी द अप्लाइड EMF. तो हम कहीं से एक से शुरुआत करते हैं. तो मैंने ऐसे शुरुआत की कि लेट द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट करंट्स इक्वेशन इज I is equals to I naught sin omega t, in which now you know all the terms. I naught is the peak value of this alternating EMF, omega is its angular frequency, omega t is called as the phase of that alternating current. ठीक है, I am taking initial phase of the current is suppose 0. ऐसा हमने लिया कि सर्किट में करंट इस इक्वेशन के अनुसार फ्लो कर रही है, मतलब at t is equal to 0 the current was 0, है ना? आफ्टर जैसे ये मैंने लिखा t by 4 सेकेंड्स के बाद वो करंट पीक पर पहुंच जाएगी, t by 2 सेकेंड्स के बाद वो करंट फिर से 0 हो जाएगी, एंड सो ऑन. ऐसे करंट वैरी कर रही है सर्किट में. तो एक ऐसी करंट फ्लो करवाने के लिए इस सर्किट से हमें जो EMF अप्लाई करना है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF?
तो यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ रेजिस्टेंस इज आर, the potential drop across that resistance at any instant, ये instantaneous current था. You remember I was called as instantaneous current, जिसकी वैल्यू 0, I naught by root 2 and so on ऐसे वैल्यू करती रहती. तो वो कोई भी करंट हो, I is the instantaneous current, R is the resistance in the circuit. तो उस इंस्टेंट पर जिस वक्त करंट I है, उस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? The potential drop across the resistance at that instant will be I into R. Ohm's law. अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पर उसके अक्रॉस अप्लाइड ईएमएफ कितना होगा? अप्लाइड ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप. जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब अगर यहां पर 3 जूल पर कूलम एनर्जी खर्च हो रही है, तो इसका मतलब वो जो सोर्स उसके अक्रॉस कनेक्टेड है, इट शुड बी सप्लाइंग 3 जूल पर कूलम ऑफ एनर्जी. ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ 3 जूल पर कूलम खर्च हो गई, सेल ने 4 जूल कर दिया था खर्च, है ना, तो वो 1 जूल पर कूलम कहां चला गया भाई? ऐसा नहीं हो रहा है ना. सर्किट में जहां एनर्जी खर्च हुई वहीं से उसी समय एक सोर्स ने, मतलब ये दोनों प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी, दे आर टुगेदर फिनोमिना. इट्स नॉट कि पहले सप्लाई हो जाती है बाद में खर्च होती है. सो हियर इफ पोटेंशियल ड्रॉप इज आई आर, सो इट मींस उस वक्त इस सोर्स ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा? आई आर. ठीक है, सो दैट इज वाई इफ E is the applied EMF at that instant, जब करंट I था, तो उस समय का इंस्टेंटेनियस EMF कितना होना चाहिए? उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट इज VR. तो E मस्ट बी इक्वल टू IR, है ना. या आप किरचॉफ लॉ लगाकर देख लीजिए. इमेजिन करो ये एक सेल है जिसका EMF E है. एक सेल ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? इसको एक सेल जैसा मान लीजिए, लेकिन ये सेल वेरिएबल है, मतलब अपनी पोलैरिटीज तो बदलता ही है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है. इसका एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, इसमें से करंट I जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R है, ये EMF है. तो अगर किरचॉफ लॉ लगाओ तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, इस सर्किट में अगर ये वाला टर्मिनल मैंने लिया, कहीं पर भी पॉजिटिव ले ले, नेगेटिव ले ले, अगर करंट इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है इसका मतलब, ठीक है, ये वेरिएबल सोर्स है. तो इसमें अगर किरचॉफ लॉ लगाए तो क्या होगा? यहां से चले IR माइनस E is equals to 0. That means IR should be equal to E. सेम इक्वेशन में लिखी यहां पर हमने, ठीक है ना. तो IR is equals to E, तो E is equals to I की वैल्यू थी I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I नॉट साइन ओमेगा टी टाइम्स R, राइट. दिस में बी रिटन एज I नॉट इंटू R इंटू साइन ओमेगा टी. इस क्वांटिटी को हमने E नॉट डिनोट कर दिया, सो दिस बिकम्स E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी. व्हाट इज E नॉट? E नॉट हैज बीन रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ I नॉट इंटू R. तो E नॉट शुड बी कॉल्ड एज द पीक EMF. तो पीक EMF इज इक्वल्स टू I नॉट R. तो मतलब अगर हमारे इस सर्किट में करंट की इक्वेशन ये है ना, रेजिस्टेंस में, देन अप्लाइड EMF, इक्वेशन ऑफ अप्लाइड EMF शुड बी E नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E नॉट शुड बी गिवन बाय I नॉट इनटू R. ओके, नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R क्या है? R इज आल्सो इक्वल्स टू द पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट. ओके, बट यू नो E नॉट था, E RMS था E नॉट बाई रूट 2, ये था E नॉट बाई रूट 2. तो I RMS भी था I नॉट अपॉन रूट 2. तो मैं अगर दोनों ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को रूट 2 से डिवाइड करूं, तो दिस इज E नॉट बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई I नॉट बाई रूट 2. दैट मीन्स इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस R है, वो किसी भी इंस्टेंट उसके इंस्टेंटेनियस EMF विद इंस्टेंटेनियस करंट के रेशियो के इक्वल है. एट द सेम टाइम वो उसके पीक EMF और पीक करंट के रेशियो के भी इक्वल है. या फिर आप ये कह सकते हैं उसकी एवरेज, मतलब RMS EMF अपॉन RMS करंट के भी इक्वल है ना. EMF अपॉन करंट, वो रेजिस्टेंस दैट इज ओम्स में होना चाहिए, वोल्ट अपॉन एम्पियर. दिस इज वोल्ट अपॉन एम्पियर विच इज ओम, उसकी यूनिट है. तो दिस इज इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स. नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि जब इस सर्किट में ये जो अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में है, इनके जो हमने कहा फेजेस, इनकी जो वेरिएशंस है वो मतलब कैसे चेंज हो रही हैं. तो हमने क्या देखा कि इक्वेशन ऑफ अगर करंट ये थी, तो इक्वेशन ऑफ EMF ये आई है. इसमें ये जो टर्म ओमेगा टी है, इसको हम कहते हैं फेज. ये ओमेगा टी प्लस 5 होता तो यहां पर ओमेगा टी प्लस 5 आ जाता, isn't it? तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट का फेज हम कह रहे हैं कि ओमेगा टी है, तो हमें क्या मिला कि इस सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, उसी समय इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ EMF भी कितना मिल रहा है? ओमेगा टी. ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ करंट ओमेगा टी प्लस समथिंग 5 होता तो EMF का भी फेज ओमेगा टी प्लस 5 होता. मतलब ये हुआ कि जब
ऑल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल पूरा करता है तो ईएमएफ भी अपना एक साइकिल पूरा उसी समय करता है, क्योंकि दोनों में ओमेगा सेम है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। और जब ईएमएफ अपने पीक्स पर होता है, करंट भी उसी समय पीक्स पर है। जब करंट जीरो है तो उसी समय ईएमएफ भी जीरो, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली वैरी करते हैं। दोनों वे का जो वेरिएशन है वो साइमल्टेनियस बिहेवियर है कि दैट इसी दोनों को मैंने एक डायग्राम में कैसे दिखाया है कि सपोज ये एक बोल्ड लाइन में जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है वो करंट की इक्वेशन का ग्राफ है। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ, एक साइनोसॉइडल ग्राफ है ये, है ना। मैंने t इज इक्वल टू 0 पर करंट को 0 लिया था, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये एक करंट का ग्राफ है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऑफ ईएमएफ है तो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ को भी मैंने इसी ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो देखिए उसका ग्राफ भी उसी के साथ साथ चल रहा है। मतलब जहां पे करंट का पीक दिखाई पड़ रहा है वहीं पर ईएमएफ का भी पीक दिखाई पड़ रहा है। जहां करंट जीरो हुए हैं वहीं पर ईएमएफ भी जीरो हुए हैं, ठीक है। जहां पर करंट अपना आई नॉट बाई रूट टू हुआ होगा वहां पर ईएमएफ भी ई नॉट बाई रूट टू ही हुआ होगा। मतलब ये कहने का है कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स, जब एसी सर्किट्स के अक्रॉस प्योर रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, करंट एंड ईएमएफ वैरी इन सेम फेज। हाँ, कि ईएमएफ पहले अप्लाई करना पड़ता है, करंट बाद में ग्रो करता है, ऐसा नहीं हो रहा। दे ग्रो एंड दे डिके साइमल्टेनियसली विद सेम फ्रीक्वेंसीज। तो इस बात को, ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें हम कहते हैं कि ईएमएफ एंड करंट हैव सेम फेज और इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। इस फेज डिफरेंस को हम कह रहे हैं कि जीरो है। इस बात को हम एक और वे में शो करते हैं, दैट टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज वेक्टर डायग्राम, है ना। इसको हम फेजर डायग्राम्स कह देते हैं, इनको हम वेक्टर डायग्राम्स, इनको भी हम फेजर डायग्राम्स भी कह सकते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए हमने क्या किया है, हमने इसमें करंट और ईएमएफ को एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऑल्दो हम जानते हैं कि ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी, दे आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन इस डायग्राम में हमने दोनों को एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है ना। वेक्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे बताते थे? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए आप उसको एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसका कोई एंगल वगैरह मार्क करते थे। एक्स एक्सिस के साथ आप एक एंगल बता देते थे कि ये इस डायरेक्शन में, तो हम उसका डायरेक्शन समझ जाते थे। तो यहां पर एक एंगल जो हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्शन बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन वो उसका फेज बताने के लिए है। तो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंट और ईएमएफ वेक्टर्स हो गए हैं। हाँ, ये वेक्टर डायग्राम का नहीं कहने का मतलब कि कोई वेक्टर नहीं प्लॉट कर रहा हूं मैं। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि हम वेक्टर जैसा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि हमने क्या देखा कि सपोज ये मैंने एक एक्सिस चूज किया है कि अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग करंट या ईएमएफ को दिखाऊं तो इसका मतलब है कि उसका फेज जीरो है, उसका फेज हमने जीरो दिखाया। तो मैंने इस सर्किट में क्या देखा कि जब करंट का फेज किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी है तो उसी इंस्टेंट पर ईएमएफ का फेज भी ओमेगा टी है। ओमेगा टी क्या था? इफ यू रिमेंबर, ओमेगा टी वाज इक्वल्स टू थीटा, है ना। तो जब करंट का फेज ओमेगा टी है तो उसी समय ईएमएफ का फेज भी ओमेगा टी है। एंड व्हाट इज ई? ई इज इक्वल्स टू आई आर। तो व्हाट आई एम शोइंग इन दिस डायग्राम इज अगेन कि दैट जैसे यहां पर पूरा एक साइकिल हमने दिखाया कि करंट एंड ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं, सेम वक्त पे पीक पर आते हैं, सेम वक्त पर वो मिनिमम वैल्यूज पर आते हैं। यहां पर भी वही बात दिखाने की कोशिश की गई है कि करंट वेक्टर एंड ईएमएफ वेक्टर दे आर इन सेम फेज। अगर करंट का फेज ओमेगा टी है किसी इंस्टेंट पर तो ईएमएफ का फेज भी ओमेगा टी है। अगर मैं करंट वेक्टर को इस एक्सिस के अलावा दिखाऊं, उसका फेज पाई बाई टू है, तो उसी समय ईएमएफ का फेज भी ओमेगा टी हो जाएगा, वो भी पाई बाई टू हो। जब पाई बाई टू होगा तो करंट पीक पर होगा तो ईएमएफ भी पीक पर होगा। लाइक दैट मैं अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शंस में शो करूं तो एवरी मोमेंट करंट एंड ईएमएफ वेक्टर्स को हम सेम डायरेक्शंस में दिखाएंगे। तो यू मे शो द वेरिएशंस इन दिस मैनर और समटाइम्स इन दिस मैनर। दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड एज फेजर डायग्राम्स, ठीक है। तो समटाइम्स दिस डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर डायग्राम। So this was all about a circuit, AC circuit with a pure resistor. Now if you have any doubts, you can ask. Any questions? So this is one simple question based on this the topic we have just now done. Suppose an alternating EMF whose equation is given by E is equals to 20 sin 50 pi t volt is applied across a resistor whose resistance value is 40 ohms. ओके, ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसको हमने एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम्स है।
राइट द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगी वो आपको लिखना है, राइट हो। So this is the solution. Your applied EMF shows that the peak value of EMF is 20 volt, right? The circuit is connected across the source is connected across a resistor of 40 ohms. So if resistance is 40 ohm, what is the peak current? We had just now done E naught upon I naught was R. That means I naught is E naught upon R. That means it is 20 divided by 40 means it is 0.5 ampere. The peak current in the circuit is going to be 0.5 ampere. So what is the equation of current? तो करंट की इक्वेशन भी हमने क्या देखी थी कि ईएमएफ एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स आर इन सेम फेज। तो इसका फेज अगर 150 पाई टी है तो इसका मतलब ये करंट का भी फेज 50 पाई टी होगा। देखिए यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर ईएमएफ लेकर करंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ। करंट की इक्वेशन दो तो ईएमएफ की इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, है ना। तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा, आई नॉट विच यू हैव डन इज 0.5 साइन सेम एज ओमेगा टी, तो 50 पाई टी एम्पियर्स, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। इस पे आप ये भी कर सकते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट इस सर्किट में कितनी है, तो आरएमएस करंट विल बी आई नॉट अपॉन रूट टू, दैट मीन्स इट इज हाफ डिवाइडेड बाई रूट टू, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 एम्पियर, दैट इज द पीक आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इस सर्किट में करंट की वैल्यू जो बताई जाएगी वो 1 अपॉन 2 रूट 2 एम्पियर। एंड दिस इज दैट करंट विच यू जनरली एक्चुअली प्रिडिक्ट और राइट ऑन अप्लायंसेस। जब हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर उसकी करंट वैल्यू लिखते हैं कि ये अप्लायंस इतनी करंट ड्रॉ करता है, तो वो ये वाली करंट लिखी जाती है, ये पीक करंट नहीं बताई जाती है ना। तो किसी भी सर्किट में किसी भी अप्लायंस की करंट कैपेसिटी, करंट वैल्यू कितनी है, कितनी करंट वो ड्रॉ कर रहा है, जब हम उसको किसी सोर्स के एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, वो ये वाली करंट बताई जाती है, ठीक है। दैट इज ए काइंड ऑफ एवरेज विच इज कॉल्ड एज आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट अस नाउ गो फॉर द नेक्स्ट सर्किट, जिसमें हम एक प्योर इंडक्टर की बात करते हैं। सो नाउ दिस इज द सर्किट which consists of now a pure inductor. So we are assuming in this circuit there is no resistance. You can imagine a conducting wire, a wire which is having no resistance is bent in the shape of a solenoid, so that it has an inductance. Now you know inductance again was a property of a conductor, which depends on only what? The different structures of the conducting loops. How many loops are there? How many? What is the area of cross section of each loop? What is the material inside this solenoid? All these factors used to decide what is the inductance. तो एक कॉइल आपने बनाई, एक सोलिनॉइड लाइक स्ट्रक्चर आपने अगर बना दिया है, तो उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस है, जो कि हमने पढ़ा, हमने हेनरीज में उसको मेजर करना सीखा। तो इसका एक कितने हेनरीज का, मान लीजिए L हेनरीज का एक इंडक्टेंस है। वो है जब सर्किट में करंट है या नहीं है, डीसी है, एसी है, उसका इंडक्टेंस तो फिक्स्ड है। जैसे एक वायर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, वैसे इस L का इंडक्टर का इंडक्टेंस फिक्स्ड है। तो वो L हेनरीज का एक इंडक्टेंस है। हमने उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। इस बार हमने एक डीसी सर्किट नहीं लगाकर इसमें एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है, जो कि रिपीटेडली अपना पोटेंशियल डिफरेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, और वो करंट अगेन ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूं कि सपोज इस इंडक्टेंस के अक्रॉस, जिसकी इंडक्टेंस L है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वजह से। एंड सपोज उस करंट की जो इक्वेशन है उस सर्किट में वो है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये करंट फ्लो हो रही है कि 0 सेकेंड पर करंट 0 थी, t/4 सेकेंड्स के बाद करंट आई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी, t/2 सेकेंड्स के बाद करंट फिर 0 हो जाएगी, सो ऑन। ये करंट है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ये एक साइकिल का करंट मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। t/2, t/4, 3t/4, ऐसी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है। ये करंट कैसी है कि करंट हर वक्त, हर इंस्टेंट पर अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रही है शायद, है ना। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट मार्क किया इस ग्राफ पर, ये देखिए किसी टाइम t पर, वो t/4 पर हो सकता है, t/2 पर हो सकता है, t/4 और t/2 के बीच में हो सकता है, कहीं लिया मैंने, एक इंस्टेंट लिया हमने। एक इंस्टेंट है जब करंट समथिंग आई था, जो कि इस इक्वेशन से मिल सकता है आपको उसकी वैल्यू। गिवन द वैल्यू ऑफ t, आई कैन बी कैलकुलेटेड, करेक्ट। अब इस पॉइंट पर मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया,
अब उस टेंजेंट का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ दिस करंट टाइम ग्राफ एट टाइम t क्या है वो, इट इज di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, विच यू कैन सी कि हर इंस्टेंट पर वो अलग अलग है। किसे अगर मैं इस पॉइंट पर उसको टेंजेंट को ड्रॉ करूं एग्जैक्टली 0 सेकेंड पर, तो वो सबसे ज्यादा स्लोपी होगा, हमें राइट। इस पॉइंट पे ड्रॉ करता पीक पर तो टेंजेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाता, इस पॉइंट पे कहीं ड्रॉ करूं तो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो बदल रहा है, एंड दैट स्लोप इज समवेयर पॉजिटिव, समवेयर जीरो, समवेयर नेगेटिव, है ना। कहीं पीक वैल्यूज पर उसकी स्लोप, देखिए जरा ध्यान दीजिए, पीक जहां पे करंट मैक्सिमम है वहां पर स्लोप कितना है, 0। जहां पर करंट 0 है, फॉर एग्जाम्पल दीज पॉइंट्स, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, मतलब वहां di/dt सबसे ज्यादा है। तो di/dt वहां ज्यादा नहीं है जहां करंट ज्यादा है, di/dt वहां ज्यादा है जहां करंट 0 है, और di/dt वहां 0 है जहां करंट सबसे ज्यादा है। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज कि आपने इसके पहले वाला सर्किट जो अभी डिस्कस किया, प्योर रेजिस्टर सर्किट में, आपने पढ़ा कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो जहां करंट पीक पर था I0, तो वहां पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप I0R हो गया होगा। जब करंट वहां पर I0/2 रहा होगा तो वहां पर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी I0/2 टाइम्स R रहा होगा। जब करंट 0 रहा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 रहा होगा। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वही अप्लाइड ईएमएफ था, इजंट इट। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है कि जब करंट सबसे ज्यादा है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 है, और जहां करंट पीक पर है वहां रेट ऑफ करंट 0 है, तो जहां 0 करंट है वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये इंडक्टर हम कह रहे हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता। इस पर रेजिस्टेंस का वो जो पोटेंशियल ड्रॉप V = IR होता है वो यहां नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता होगा? इस पर अगर ओम्स लॉ नहीं लगेगा तो फिर इस पर क्या लगेगा? इंडक्टर्स पर तो फैराडे लॉ लगता है कि जब हम इसमें से करंट पास करते थे तो ये सेल्फ इंडक्टर जो था अपने आप में एक फ्लक्स लिंक करता था, और फ्लक्स लिंक करके वो अपने अंदर ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने का कारण था चेंज ऑफ करंट का चेंज होना, है ना। करंट का चेंज होना मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करता था? लेंज़ेस लॉ सेज कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता था उस जिसकी वजह रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, उसको अपोज करता था। जैसे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता था, इंडक्टर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। करंट ग्रो कर रही है तो उसको ग्रो करने से अपोज करता है, करंट डिके हो रही है तो उसको डिके करने से भी अपोज ही करता है वो। तो जो अपोज करता है, जिसको हम कहते हैं इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो करती थी तो उसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप ही होता था ना, एंड पोटेंशियल ड्रॉप किस में नापते थे आप? वोल्ट्स में नापते थे। तो आपने ये मेजर किया कि जब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है करंट जाने से, तो उसके अक्रॉस हमें इतना ईएमएफ अप्लाई करना पड़ा, उतने वोल्ट ईएमएफ अप्लाई करना पड़ा। रेजिस्टेंस में से करंट जाने से 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो सप्लाई सोर्स जो था उसने 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो वो वोल्ट में था, अप्लाइड ईएमएफ वोल्ट में था। तो इंडक्टर्स पे भी तो फिर वैसी ही बात हो रही है ना। बट यहां वो करंट को अपोज नहीं कर रहा, यहां वो अपोज कर रहा है उसके थ्रू जाने वाली करंट के चेंज को, करंट की ग्रोथ को या करंट की डिके को। और जब वो करंट चेंज होता है तो उस इंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंजिंग करंट को अपोज करता है। मतलब अल्टीमेटली वो फिर करंट ही को तो अपोज कर रहा है, करंट बढ़ने नहीं दे रहा। करंट 3 एम्पियर उसको 4 नहीं होने दे रहा, हाँ, करंट 3 से 4 एम्पियर होना चाह रहा है लेकिन वो इंडक्टर उसको बढ़ने नहीं दे रहा। तो उस करंट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम किसका था? सोर्स का, सोर्स ऑफ ईएमएफ जो अप्लाई किया था। तो उस ईएमएफ को जो हमने अप्लाई किया है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो अगर वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 3 वोल्ट का डेवलप हुआ इंडक्शन की वजह, इंडक्टर की वजह से, तो सोर्स कितना ईएमएफ अप्लाई करेगा फिर उसी वक्त? 3 वोल्ट, इजंट इट। लेकिन वो उस वक्त की करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो उस वक्त की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर हमने कहा किसी टाइम टी पर, जैसे किसी टाइम टी पर, उस वक्त जब करंट आई है
लेकिन उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उस इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप हो रहा है वो उस वक्त की करंट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट है? इट वॉज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये इक्वेशन याद आ रही है आपको? हमने पढ़ा था इंडक्टर्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज इक्वल्स टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, है ना? नेगेटिव साइन था, मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है यहां पर। तो अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है इस इंडक्टर के अक्रॉस इसके थ्रू करंट के चेंज होने की वजह से, तो उसी समय ये ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ जो अप्लाई कर रहा होगा वो कितना ईएमएफ अप्लाई कर रहा होगा? उसके अक्रॉस जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, जितने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड डेवलप हो रहा है, तो ई मस्ट बी द अप्लाइड ईएमएफ एट टाइम टी शुड बी इज इक्वल्स टू वीएल, है ना? तो E should be equals to what is VL? L times di by dt. And what is I? I is I naught sin omega t. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? देखिए जरा, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? I नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करते हैं, ओके? ओमेगा L कांस्टेंट है, उसको बाहर रखा ही हमने। d by dt of sin omega t. What is that? Derivative of sin omega t is cos omega t multiplied by omega, तो इंटू ओमेगा कर दिया। ठीक है? सो देखिए ये एक कॉस फंक्शन बन गया, जबकि हमारी करंट की इक्वेशन एक साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन है तो उसका फेज अगर इससे हम कंपेयर करना चाहें तो इसको भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज कॉस ओमेगा टी, यू नो साइन, ये आप जानते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, होता है ना? तो कॉस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 90। मैंने आपको बताया था इनिशियल फेज कैन नॉट बी बियॉन्ड प्लस और माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से पहले कोई ऐसा एंगल आपको नहीं मिल रहा जब कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट किया जा सके। तो 90 पर ही ये कॉस को हम साइन पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 तो कॉस ओमेगा टी हो ही जाएगा, इजंट इट? तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये अगर इक्वेशन ऑफ ईएमएफ है, सो आई हैव रिटन दिस इक्वेशन नाउ फर्दर एज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, मतलब इस पूरे फैक्टर को हमने ई नॉट डिनोट कर दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ई नॉट हैज बीन रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ आई नॉट ओमेगा एल। तो अगर ये उस करंट की पीक वैल्यू थी, पीक ईएमएफ थी आई नॉट, तो ईएमएफ की पीक वैल्यू कितनी हो गई है? ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा एल। ठीक है? इक्वेशन ऑफ ईएमएफ कैसे आया, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट्स अप टिल हियर? यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछना है तो बताओ। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग टर्म इज नाउ हियर कि ये जो मैंने ई नॉट लिखा आई नॉट ओमेगा एल, जिसका मतलब ई नॉट अगर आई नॉट ओमेगा एल है तो ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या हुआ? ई नॉट अपॉन आई नॉट इट इज ओमेगा एल। अगर ई नॉट वोल्ट्स में है और आई नॉट एम्पियर्स में है तो इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, मतलब क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर तो ओम होता है। हमने बात की थी कि सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये ओम में आया क्या फिर? तो ये ओम में क्या चीज मेजर हो रही है फिर चीज? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो व्हाट इज इन ओम्स? क्योंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर तो ओम्स ही होगा। तो देयर इज समथिंग विच इज रिटन एज ओमेगा एल, हमने उसको फर्दर एक सिंबल से डिनोट कर दिया एक्सएल। देयर इज समथिंग इन दिस सर्किट विच इंडक्टर्स हैव, not its inductance, है ना? Which this inductors whose inductance is L is having when connected across an AC source, which is having its measurement in terms of ohms, same as what you have for resistances. जो हम रेजिस्टेंसेस के लिए नापते थे, ओम्स में नापते थे, वैसा ही कुछ यहां पर इस इंडक्टर के पास भी है, लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो था ही नहीं सर्किट में। वो रेजिस्टेंस क्या था बेसिकली? आप रेजिस्टेंस डिफाइन करते थे अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द करंट, लेकिन ये इंडक्टर तो करंट को अपोज ही नहीं करता। ये लेकिन फिर भी है करंट को फ्लो करने से रोक रहा है ना? नॉट, देखिए रेजिस्टेंस किस वजह से था, इफ यू रिमेंबर, अगर हमने कंडक्टर्स को पढ़ा था जब रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज में, कि वी सेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर हैव रैंडम मोशंस, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड ड्यूरिंग देयर कोलिजन्स their flow was restricted. Due to their collisions their flow was restricted. और वो हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंट था, रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज होता था।
तो वो रेजिस्टेंस का कारण था। तो रेजिस्टेंस जो था वो चार्ज के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी थी। लेकिन इंडक्टेंस जो है, यहां पर हम वो मान ही नहीं रहे कि वो कोलिजन्स वगैरह सब चीजें हो रही है, यहां वो सब फैक्टर्स की बात ही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ये करंट को अपने थ्रू ग्रो नहीं होने देता और डिके भी नहीं होने देता। मतलब ये करंट को नहीं अपोज करता डायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली करंट को कैसे अपोज कर रहा है, बाई नॉट अलाउिंग द करंट टू आइदर ग्रो और नॉट अलाउिंग द करंट टू आइदर डिके। तो अल्टीमेटली वो करंट को ही अपोज करता है, बट कैसे करता है, करंट की चेंज को अपोज करके। और इस करंट की चेंज को अपोज करना, इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं, नॉट रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। तो व्हाट इज रिएक्टेंस, हम रिएक्टेंस को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखिए, रिएक्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट्स। क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, इन्हीं के पास ये बिहेवियर है वैरी करने का, है ना। अगर डीसी में भी वेरिएशन हो रहा है, किसी सर्किट में मैंने इंडक्टर के अक्रॉस डीसी, ऐसा डीसी लगाया जो वैरी करता है, मैंने कुछ ग्राफ्स आपको दिखाए थे जो वैरिंग टाइप ऑफ डीसी थे, अगर वैरिंग टाइप ऑफ डीसी इसके अक्रॉस लगाया तो इंडक्टर उसको भी अपोज करेगा, ठीक है। अगर कोई डीसी ऐसा है जो बिल्कुल स्मूथ है, कांस्टेंट है, वो वैरी ही नहीं कर रहा, कांस्टेंटली करंट फ्लो करती रहती है एक ही डायरेक्शन में, तो ये इंडक्टर्स उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वैरिंग करंट्स को अपोज करता है, स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट्स को अपोज करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स को वो कितना अपोज करता है, वेरिएशंस ऑफ करंट्स को कितना अपोज करता है, उसके मेजर को हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। एंड वी विल लर्न कि ऐसा सिर्फ इंडक्टर्स नहीं, कैपेसिटर्स भी करते हैं, ऐसा कैपेसिटर्स में भी होता है। तो ये इंडक्टर्स कितना अपोज करते हैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर का नाम रखा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल हुज वैल्यू वाज ओमेगा एल। तो आप देख रहे रिएक्टेंस जो है वो एल पर तो डिपेंड करता है कि इस इंडक्टर का कितना सेल्फ इंडक्टेंस है, बट अकेले एल पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यू कैन नॉट डिसाइड कि एक सेल्फ इंडक्टर है 5 हेनरी का या 5 मिली हेनरी का, और मैं आपसे एक सोलेनॉइड जिसका कि 5 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, मैं आपसे पूछूं कि इसका रिएक्टेंस कितना है, तो इसका कोई रिएक्टेंस नहीं है। एज सच इसका कोई रिएक्टेंस नहीं है। इसका रिएक्टेंस तब है जब मैं इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं। जब तक मैंने इसको एसी सोर्स या किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, तब तक इसका कोई रिएक्टेंस नहीं है। इट इज नॉट लाइक रेजिस्टेंस, जैसे हमने पढ़ा कि एक वायर में आपको दिखाऊं कॉपर का है या एल्यूमिनियम का या आयरन का है, कॉपर का टुकड़ा दिखाऊं, एक आयरन का टुकड़ा दिखाऊं, सर्टेन लेंथ, सर्टेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई सेल नहीं कनेक्ट किया, कोई डीसी या एसी सोर्स कनेक्ट नहीं किया हमने। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ रेजिस्टेंस, इट हैज अ रेजिस्टेंस, इसका एक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक सोलेनॉइड दिखा रहा हूं और मैं आपको सब बता दूं इसका इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, हाँ इतनी लेंथ है, सब कुछ बता दूं, आप सेल्फ इंडक्टेंस तो उसका बता देंगे, लेकिन इसका रिएक्टेंस कितना है ये नहीं बता सकते, क्योंकि रिएक्टेंस एल के अलावा जिस पर डिपेंडेंट है वो जब तक नहीं है तब तक एक्सएल नहीं है। XL is not to be decided, is cannot be calculated unless you have that omega. And what is omega? Omega was the angular frequency of the alternating current या alternating EMF. तो जब तक आप सोर्स नहीं कनेक्ट करते हैं तब तक उस इंडक्टर का कोई रिएक्टेंस नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में फर्क समझिए। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स और डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, बट रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डिपेंड्स on the source, whether it is DC or whether it is AC, and if it is AC then what is the frequency of AC, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ओमेगा हाई होगा तो रिएक्टेंस हाई होगा। मतलब एक ही सोलेनॉइड का रिएक्टेंस 5 ओम भी हो सकता है, उसका रिएक्टेंस 10 ओम भी हो सकता है, उसका रिएक्टेंस 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके अक्रॉस मैंने कैसा सोर्स कनेक्ट किया, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सोर्स कनेक्ट किया। तो इट इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन एल, इट इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा इंटू एल is reactance. So it is called as inductive reactance. Let me discuss a little more about this reactance. ठीक है, रिएक्टेंस की डेफिनेशन पहले आपको सबको समझ में आ गई। न्यू आइडिया ऑफ अपोजिशन टू द करंट। तो रेजिस्टेंस अब तक आपके लिए एक प्रॉपर्टी थी करंट के अपोज करने को, जिसको हम ओम्स में नापते थे। अब आपके सामने एक और नया प्रॉपर्टी है जिसको हम ओम्स में नापते हैं, which is not directly the measure of opposition to the current. It is a measure of opposition to the variations of current.
करंट का इंक्रीज या डिक्रीज को जो अपोज करे उसको हम कह रहे हैं रिएक्टेंस. लेट मी टॉक अबाउट रिएक्टेंस a little more. See what I want to tell you about reactance is कि as the expression says XL is equals to omega L. तो जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर्स का रिएक्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब वन इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. वो तो उस सोलेनॉइड के, उस इंडक्टर के स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो मतलब अगर एक फिक्स्ड शेप एंड साइज का आपको इंडक्टर दे दिया गया है तो अब एक्सएल फिर एल पर चेंज नहीं, एल से एल पर इंडिपेंडेंट हो गया. मतलब एल चेंज होना मतलब इंडक्टर बदल देना. इंडक्टर्स, डिफरेंट इंडक्टर्स के लिए एल डिफरेंट होगा तो उनके लिए एक्सएल्स भी अलग होंगे. बट मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ओमेगा. अनलेस यू हैव दैट ओमेगा इन द सर्किट, दैट इज एक एसी सोर्स ना हो जब तक, तब तक एक्सएल एल पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, है ना. तो एक्सएल की का रोल ओमेगा से शुरू होता है और ओमेगा को हम 2 पाई एन भी लिखते थे. एन इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा या एन कब, देखिए ओमेगा को मैंने अगर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया और एक्सएल को यहां पर वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया तो व्हाट आई एम शोइंग इज कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. कि एज एन चेंजेस एक्सएल प्रोपोर्शनली चेंजेस. एन जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय एन इज जीरो? इट मीन्स इट इज अ प्योर एंड यूनिफॉर्म डीसी जिसमें कोई करंट का वेरिएशन ही ना हो, वो यूनिफॉर्म डीसी हो, तो उस केस के लिए एक्सएल जीरो होगा. एंड दैट इज द रीजन कि इंडक्टर्स वर नॉट हैविंग एनी रोल इन डीसी सर्किट्स, क्योंकि वो डीसी सर्किट्स को अपोज, डीसी सोर्सेस को अपोज ही नहीं करते, डायरेक्ट करंट्स को वो अपोज ही नहीं करते. वेरएज जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी या ओमेगा बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं एक्सएल बढ़ रहा है. मतलब ये इंडक्टर्स जो है उनका जो रिएक्टेंस है, कितने ओम्स का ये रिएक्टेंस है, वो फिक्स्ड नहीं है. वो डिपेंड करेगा कि मैंने जो सोर्स लगाया वो किस फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ओमेगा एक्सएल चेंज हो जाएगा. तो व्हाट आई हैव रिटन इज व्हेन एन इज जीरो, दैट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म डीसी कांस्टेंट करंट, एक्सएल विल बी जीरो. मतलब इंडक्टर्स डू नॉट अपोज यूनिफॉर्म डीसीज. उसके थ्रू अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो वो करंट को फ्लो करने से बिल्कुल अपोज नहीं करता. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट हैविंग एनी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो अपोज करता है ना, करंट कांस्टेंट करंट को भी अपोज करता है, लेकिन इंडक्टर्स कांस्टेंट करंट्स को अपोज नहीं करते. ये करंट्स को अपोज ही नहीं करते एक्चुअली, है ना. लेकिन देखिए जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है, एन इज हाई, एक्सएल विल बी हाई. दैट मीन्स इंडक्टर्स स्ट्रांगली अपोज हाई फ्रीक्वेंसी एसीज. जितनी जल्दी जल्दी करंट वैरी करेगी, वेरिएशन जितना ज्यादा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स में, इंडक्टर्स के पास उसका रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा. हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द रिएक्टेंस. तो इंडक्टर्स डू नॉट अपोज डीसीज, दे अपोज एसीज. दिस यू मस्ट रिमेंबर. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फेजेस आल्सो. इंडक्टर्स में जब हमने करंट और ईएमएफ अप्लाई किया तो करंट फ्लो होने लगा, तो उसमें करंट और ईएमएफ का वेरिएशन कैसे हो रहा था. लेट अस टॉक अबाउट द फेज रिलेशनशिप आल्सो. तो लेट्स सी व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो देखिए मैंने इसलिए इक्वेशन ऑफ करंट मिटाई नहीं है, ईएमएफ की इक्वेशन भी लिखी हुई है आपके सामने. तो क्या देख रहे हैं हम कि अगर ये करंट थी सर्किट में, हमने यहां से शुरुआत की थी कि अगर करंट की इक्वेशन ये है, मतलब करंट का फेज ओमेगा टी है. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. व्हेन द फेज ऑफ करंट इज ओमेगा टी, दिस इज माय चॉइस कि अगर करंट का फेज ओमेगा टी है तो ईएमएफ की इक्वेशन जो हमने डिराइव की उसमें क्या मिला कि ईएमएफ की फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. इसका मतलब एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब आप एक करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं एक सोर्स लगाकर, तो करंट का इंस्टेंटेनियस फेज और ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस फेज सेम नहीं होता है. नॉट लाइक इन प्योर रेजिस्टर कि वो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रो करते थे, साइमल्टेनियसली डिके होते थे, साइमल्टेनियसली पीक अचीव करते थे. इंडक्टर्स में ऐसा नहीं हो रहा है. ये इक्वेशंस आपको शो कर रही है ना. और रीजन आपको समझ में आ गया क्यों था, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि ईएमएफ, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में हो रहा है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंडेंट था. और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आई तब सबसे ज्यादा था जब करंट जीरो था, राइट. तो इसका मतलब अप्लाइड ईएमएफ उस समय सबसे ज्यादा था. तो जब करंट जीरो था उस समय अप्लाइड ईएमएफ देखिए सबसे ज्यादा है. जब करंट मैक्सिमम हो गया है तो उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो हो गया, उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया, इसलिए हमारा अप्लाइड ईएमएफ जीरो हो गया. देखिए ये करंट ईएमएफ डिक्रीज हो गया. तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन कि जो फेज ऑफ अप्लाइड ईएमएफ है
which is omega t plus pi by 2, it shows that in a purely inductive AC circuits, the current, alternating current and the alternating EMF are not in same phase. Is this statement clear to everybody? ये बात समझ में आ रही है? That they are not in same phase. They do not grow simultaneously. They do not achieve peak simultaneously. They do not decay simultaneously and so on. तो क्या हो रहा है इसके अंदर? हो फिर कैसे रहा? अगर सेम फेज में नहीं है तो कैसा अंतर है दोनों में? द ईएमएफ लीड्स, देख रहे हैं आप, ईएमएफ के फेज में ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू, मतलब इसका इनिशियल फेज पाई बाई टू से शुरू होता है, जब इसका फेज जीरो से शुरू होता है. इट मींस इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट्स ईएमएफ लीड्स द अल्टरनेटिंग करंट. ईएमएफ लीड करता है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू रेडियंस. पाई बाई टू रेडियंस, यहां से यहां तक का फेज 2 पाई था, पाई, दिस इज पाई बाई टू. अगर पाई बाई टू रेडियंस का फेज डिफरेंस है, वो लीड कर रहा है, तो कितने टाइम डिफरेंस से लीड कर रहा है? पाई बाई टू का इक्विवेलेंट टाइम डिफरेंस कितना है? टी बाई फोर. टी कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल का टाइम है. तो अगर पाई बाई टू रेडियंस का फेज डिफरेंस है, तो टाइम डिफरेंस करंट और ईएमएफ के बीच में कितना है? टी बाई फोर. ठीक है, वो सेकेंड्स हो सकता है, वट एवर इट इज. ठीक है, तो टाइम फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू रेडियंस. दिस इज इन रेडियंस, ये तो यूनिट. ठीक है, ये टाइम की यूनिट्स जो भी होंगे, टाइम डिफरेंस विल बी टी बाई फोर, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ना इसी बात को, ये जो हम लोगों ने बात अभी डिस्कस की, इसको हम एक फेजर डायग्राम पे शो करते हैं. सी, ये जो बोल्ड लाइन वाला ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज इक्वेशन, दैट इज अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसमें देखिए, व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू जीरो, करंट विल बी जीरो, isn't it? When you put t is equals to t by 4, मतलब ओमेगा को 2 pi by t रखिए, तो you'll get I is equals to I naught. मतलब this is the graph for the equation I is equals to I naught sin omega t, which is the currents graph. लेकिन अगर EMF का ग्राफ देखेंगे तो देखिए, अगर मैं इसमें t की वैल्यू जीरो पुट करूं तो ये जीरो, E is equals to E naught sin pi by 2 means E is equals to E naught. मतलब जीरो सेकेंड पे करंट जीरो है, लेकिन EMF E naught से शुरू हो रहा है. जब करंट पीक पर पहुंचा है तो ईएमएफ जीरो हो गया. वंस अगेन करंट जब जीरो हुआ है तो ईएमएफ पीक पर तो आया है, लेकिन वो नेगेटिव ईएमएफ है इस समय. मतलब जब वो डिकेइंग है तो ईएमएफ देखिए नेगेटिव है. मतलब उस डिकेइंग, मतलब स्लोप इज नेगेटिव, डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव है, तो ईएमएफ नेगेटिव हो गया, मतलब उसकी डिके को वो अपोज करने लगा. इसकी ग्रोथ हो रही थी, स्लोप पॉजिटिव था, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव था, तो ई नॉट देखिए पॉजिटिव था, मतलब उसकी ग्रोथ को वो अपोज कर रहा था. ई नॉट पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी नेगेटिव, अप्लाइड ईएमएफ इज ऑल्सो नेगेटिव. मतलब वो उसको अपोज करने के लिए हमेशा से एग्जिस्टेंस में आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस डॉटेड लाइन जो आई हैव शोन, दैट इज द ग्राफ फॉर E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. सो दिस यू कैन सी इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन फॉर द प्योर रेजिस्टर. ये दोनों ग्राफ्स साइमल्टेनियसली ग्रो एंड डिके नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. दिस इज व्हाट इट मींस कि उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है. तो इसी डायग्राम को हमने एक और टाइप से दिखाया. देखिए, एक फेजर डायग्राम की जगह हम एक वेक्टर डायग्राम दिखा रहे हैं कि मैंने एक एक्सिस चूज की है इसमें, जिसको मैंने कहा एक जीरो फेज. इस डायरेक्शन में कोई भी चीज दिखा रहा हूं, करंट या ईएमएफ, उसका मतलब उसका फेज अगर जीरो था, तो करंट का अगर इंस्टेंटेनियस फेज ओमेगा टी है, तो उस ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस फेज उसी वक्त ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है. तो मैंने अगर करंट का फेज ओमेगा टी दिखाया, तो ईएमएफ का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब ईएमएफ करंट से प्लस पाई बाई टू रेडियंस लीड कर रहा है. ठीक है, और वीएल की वैल्यू क्या है? वीएल की वैल्यू है E, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? I टाइम्स एक्सएल. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट इनटू एक्सएल, बट एक्सएल इज E नॉट अपॉन I नॉट ऑल्सो. इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज ERMS अपॉन IRMS. इससे भी हम एक्सएल निकाल सकते थे. ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड the relationship between current and EMF. You must remember, in a purely inductive circuit, EMF leads the current by a phase difference of pi by 2 radians. तो let us conclude it by one small problem. इस इंडक्टर सर्किट का एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके खत्म करते हैं इस टॉपिक को. So this is a simple question. You have an inductor. Suppose its inductance is 5 millihenry, and this is connected across an alternating source of EMF, whose equation is E is equals to 50, मतलब peak value of that EMF is 50 volt, sin 100 pi t. ठीक है, 50 sin 100 pi t वोल्ट, वो एक अल्टरनेटिंग EMF है, जिसको हमने एक इंडक्टर 5 मिली हेनरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. सो योर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट थ्रू दिस सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द
रूट मीन स्क्वायर करंट, IRMS की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। चलिए करिए, कैसे करेंगे इसको। So this is the solution. Now from this equation, what is available to us is the value of omega. It is E naught sin omega t होता था ना, तो omega t, omega की वैल्यू 100 पाई है। But see that आपने जो इक्वेशन डिराइव की थी इंडक्टर के लिए, E is equal to E naught sin omega t प्लस पाई बाई 2 है। यू में से इसमें प्लस पाई बाई 2 नहीं है। सी प्लस पाई बाई 2 उसका इनिशियल फेज है, वो इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है। हमने ये देखना है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच में पाई बाई 2 रेडियंस का फेज डिफरेंस है। ओके मतलब मैंने कहा ईएमएफ लीड करता है, वो प्लस पाई बाई 2 लिखा। और यू कुड ऑल्सो से कि करंट लैग करता है पाई बाई 2 रेडियन से। तो इसलिए अगर ईएमएफ की इक्वेशन ये दी हुई है जिसमें इसका इनिशियल फेज 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए करंट की इक्वेशन लिखते समय हम उसका ध्यान रखेंगे। इंडक्टर की वैल्यू अगर ये दी हुई है तो हमें इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट में पीक करंट कितना है। सो देखिए पीक ईएमएफ 50 वोल्ट है ना, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, इंडक्टेंस की वैल्यू 5 मिली हेनरी है। तो पहले तो हम एक्सेल निकालें, सर्किट में जो रेजिस्टर इंडक्टर है वो कितना अपोज कर रहा है उस ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो ओमेगा एल, ओमेगा मीन्स 100 पाई and L means 5 millihenry. See, you should have converted it into 5 into 10 to the power minus 3 Henry. तो it becomes 5 pi into 10 to the power minus 1 या मैंने लिख दिया 0.5 pi ओम। ये इस इंडक्टर का इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए रिएक्टेंस है। मतलब ये रिएक्टेंस फिक्स नहीं है। देखिए ये रिएक्टेंस जैसे ही ओमेगा चेंज हो जाएगा तो रिएक्टेंस भी बदल जाएगा, राइट, लेकिन उसका इंडक्टेंस फिक्स्ड है। अच्छा, अब ई नॉट जो था, पीक ईएमएफ जो अप्लाइड था वो 50 वोल्ट है। अगर पीक ईएमएफ ये है, अब रिएक्टेंस आपने ये निकाल लिया, तो व्हाट विल बी पीक करंट। तो पीक करंट इज ई नॉट अपॉन एक्सएल। ई नॉट इज 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.5 पाई, डिवाइड कर दीजिए, आई गेट इट इज 100 पाई, चेक इट, 100 पाई एम्पियर। ठीक है, अब पीक करंट अगर हमें मिल गई है तो नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द करंट। लेकिन हमें पता है क्योंकि ईएमएफ करंट को लीड करता था पाई बाई 2 रेडियन से, तो ये आप ये भी ऐसा कह सकते हैं कि करंट पाई बाई 2 रेडियंस लैग करता है ईएमएफ से। तो इक्वेशन ऑफ करंट लिखते समय देखिए हमें ध्यान रखना है कि ईएमएफ को लीडिंग दिखाना है। तो करंट की इक्वेशन क्या, I इज इक्वल्स टू आई नॉट, जो कि 100 अपॉन पाई है, साइन ओमेगा टी, वो तो ओमेगा टी एज इट इज है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो गया क्योंकि ईएमएफ को हमें बताना है कि वो पाई बाई 2 रेडियंस लीड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ईएमएफ का फेज अगर 0 है तो करंट का फेज माइनस पाई बाई 2 दिखा दिया। तो दैट मीन्स अगेन ईएमएफ इज लीडिंग, करेक्ट। नाउ एक सवाल और ये पूछा था, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अब अगर पीक करंट आपको मिल गया है तो आई नॉट अपॉन रूट 2 इज कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। सो इट इज सिंपली 50 रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई एम्पियर्स। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट्स एनीवेयर?